वेलकम बैक ऑन ग्रेड स्टडी। तो आज हमारी हिम परिवहन सीरीज में मॉक टेस्ट नंबर 22 है। इससे पहले 21 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर कोई बच्चा पहली बार ग्रेड स्टडी के साथ जुड़ा है तो वो उन 21 मॉक टेस्ट को भी लगा सकता है। ठीक है, तो वहां पर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो वो भी आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं या फिर जो हमने लास्ट क्लास फिनिश की थी वहां से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट 100 क्वेश्चन तक हम चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी अवेयर हैं ग्रेड स्टडी ने आईटी टूल वाले सेक्शन की आपकी जो बुक है वो लॉन्च कर दी है। हार्ड बुकलेट और ई बुक में ये आपको मिल जाएगी। प्रोसेस क्या है, ये आपको हमारी ग्रेड स्टडी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, वहां से आप ऑर्डर करवा सकते हो। ठीक है, चलिए, और ये हमारी एक हिमाचल प्रदेश की सामान्य ज्ञान की 5000 प्लस एमसीक्यूज की बुक है। अगर कोई बच्चा ये भी परचेज करना चाहता है दोनों फॉर्मेट में, ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा यही सेक्शन है, इसमें हमारे जो कुछ क्वेश्चंस बच चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पारंपरिक भुगतान गेटवे के अलावा भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन-देन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि पारंपरिक भुगतान गेटवे के अलावा, ठीक है, जो पेमेंट गेटवेज हैं उनको छोड़कर कौन सी चीज या फिर किस चीज का हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। मीन अगर मुझे किसी को पैसे भेजने हैं या फिर कहीं से पैसे मंगवाने हैं तो मैं किस चीज या फिर किसके माध्यम से वो ट्रांजैक्शन करूंगा। अब तो आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया होगा। देखो, इंस्टामोजो, पे यू और रोजर पे या फिर राजोर पे, ये क्या है, ये आपके पेमेंट गेटवेज हैं। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में पहले ही बोला है पेमेंट गेटवे को छोड़कर, तो ये पेमेंट गेटवे हैं, इनको छोड़कर ये जो बच गया है गूगल पे, ये मेरा आंसर हो जाएगा जिससे मैं ट्रांजैक्शंस कर सकता हूं ऑनलाइन। ठीक है, या फिर ऑफलाइन, जैसे मैं सब्जी खरीदने जाता हूं तो उन्होंने क्यूआर कोड रखे होते हैं ना, तो उनको स्कैन करके मैं वहां पे ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी हिसाब से मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो जो बच्चा डी से जा रहा है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यू आर कोड। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने फंसा लिया। कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सी चीज है, आपने डेली लाइफ में ये चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी। अब तक मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस आप करते हो, जैसे आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हो तो डायरेक्ट आप क्यू आर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हो। तो आपको पता होना चाहिए इस क्यू आर कोड को बोलते क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये भी आ सकती है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। तो ऑप्शंस क्या है, क्विक रिस्पॉन्स केबल, क्विक रिक्वेस्ट कोड, क्वांटम रिस्पॉन्स कोड या फिर क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब ये देखो, यहां पे कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब लास्ट में तो कोड आएगा। तो पहला ऑप्शन तो मेरा कट हो गया। अब तीन ऑप्शंस में से मेरा कोई आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्यू का मतलब क्विक, आर से रिस्पॉन्स और सी से कोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो वहां पर हाईलाइट करके क्यू आर कोड की फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑनलाइन भुगतान गेटवे का उपयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उस टाइम पर आपको ये चीजें ध्यान में रखें या फिर ये आपको पता होनी चाहिए। तो वो आपको बताने हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए आपका, सिक्योर कनेक्शन होना चाहिए, अवॉइड पब्लिक वाईफाई, मतलब कि जो नॉर्मल जैसे बस स्टैंड्स के ऊपर फ्री में वाईफाई नहीं मिलता, वहां उससे बचना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा, मुझे ऑनलाइन भुगतान करते समय या फिर गेटवे का यूज करते समय सभी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा तो कोई एंटर नहीं कर पाएगा मेरी वेबसाइट में या फिर मेरे उस सेक्शन में, प्रोफाइल में। सिक्योर कनेक्शन, आपको पता है ना, इस तरीके से लॉक का साइन बना होता है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये सिक्योर कनेक्शन बताता है। और अवॉइड पब्लिक वाईफाई, अब ये क्या है, अगर आप जैसे कोई फ्री वाईफाई है, जैसे पब्लिक में फ्री मिल रहा है, अगर आप उससे कनेक्ट कर रहे हो तो वहां से हैकर्स आपके फोन में एंटर कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए मैक्सिमम टाइम कि जो फ्री में वाईफाई मिलता है उसको यूज मत करो, अपने पर्सनल जो आपने इंटरनेट डलवाया हुआ है वहां से यूज करो। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, इनमें से जीपीएस का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से हम जीपीएस का उपयोग कहां कहां करते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज, फ्लीट मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, ट्रैकिंग की स्पेलिंग गलत है, और ऑल ऑफ दिस। मतलब कि जीपीएस का उपयोग कहां किया जा सकता है इन चार ऑप्शंस में से? तो देखिए आंसर डायरेक्ट दिख रहा है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इमरजेंसी में किया जाता है, फ्लीट मैनेजमेंट में किया जाता है, व्हीकल ट्रैकिंग में किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, जीपीएस सिस्टम का मुख्य कार्य डैश प्रदान करना है। अब जो जीपीएस सिस्टम है उसका जो मेन उद्देश्य है, जो कार्य है, वो क्या है? ऑप्शंस क्या है? वैश्विक निर्देशांक, ठीक है, इसे कहते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स, और इसे क्या कहते हैं? एमएसएल से ऊपर की ऊंचाई। अच्छा, ऑप्शन सी है समय और उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ नहीं है, डायरेक्ट याद रखो कि ये तीनों काम जीपीएस के प्रमुख कार्यों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश में यात्री और माल सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हिमाचल प्रदेश में यात्री और माल सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शंस क्या है मेरे पास? 1958, 1949, 1950 या फिर 1966। अगर आपने एचआरटीसी की वेबसाइट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है ना, तो आपको इस क्वेश्चन को निकालने में दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते क्या है, आपकी आंखें खुली होंगी उस टाइम पे या नहीं। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1949 में फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश में जो यात्री माल सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, 1949 में, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है, एचआरटीसी में कंप्यूटरीकरण की शुरुआत 1994 में प्रधान कार्यालय में टर्मिनलों की संख्या कितनी थी? अच्छा, क्वेश्चन पता क्या है कि जिस टाइम एचआरटीसी का कंप्यूटरीकरण हुआ था उस टाइम पे कार्यालय में टर्मिनल जो थे वो कितनी संख्या में मौजूद थे, ये आपको बताना है। 3, 5, 7 या फिर 9। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 टर्मिनल थे और एक मशीन थी, आपको पता है ना, ELSA करके मशीन थी, तो उसका पूरा का पूरा नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन अटेम्प्ट कर पाता है। क्या लिखा हुआ है? ग्रीन कार्ड योजना के तहत कार्ड धारकों को ग्रीन कार्ड जारी करने के स्थान या उसके द्वारा चुने गए स्थान से डैश किलोमीटर के दायरे में किराए में डैश प्रतिशत की छूट दी जाती है। अब देखो 300 सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो डाटा लिखा हुआ है वो आपने कितने करेक्ट तरीके से पढ़ा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो ग्रीन कार्ड मिलता है वो कितने एरिया के या फिर कितने किलोमीटर के एरिया के अंदर काम करेगा और उसमें कितने % की छूट दी जाती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस क्या है? 25 किलोमीटर 50%, 60 किलोमीटर 30%, 30 किलोमीटर 60% या फिर 50 किलोमीटर 25%। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ध्यान से पढ़ा हुआ है चीजों को, तो इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 50 किलोमीटर और 25%। ठीक है, तो 50 किलोमीटर और 25% की छूट दी जाती है ग्रीन कार्ड के अंदर। ठीक है, आप मुझे बताओगे जो ग्रीन कार्ड योजना है वो कितने साल के लिए वैलिड रहती है? ठीक है, अगर आपने ग्रीन कार्ड बनाया हुआ है तो कितने साल के लिए वो वैलिड रहेगा? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 5 वर्ष या उससे अधिक और 12 वर्ष से कम बच्चों से एसी बसों को छोड़कर सभी प्रकार की बसों में कितना भाग किराया लिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा ध्यान से है बनाया, अच्छा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 साल से अधिक, 12 साल से कम, ये जो रेंज के बच्चे हैं इन बच्चों से एचआरटीसी बसों में
एसी बसों को छोड़कर कितने प्रतिशत कम किराया लिया जाता है या फिर कितने की छूट दी जाती है। यहाँ पे प्रतिशत तो नहीं लिखा हुआ है, बस आपको बताना है कितना भाग किराया कम लिया जाता है या फिर उनका किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, 1/4, 1/3, 1/8 या फिर 1/7। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, 1/2। ठीक है, आधा किराया लगता है, हमें पता है ना, इसीलिए बच्चे कहते हैं कि या फिर 5 साल से इतना है इतना है, तो आधा किराया लगता है, याद रखिए 1/2 पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास नारी को नमन योजना हिमाचल सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी। अब आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बच्चे इसको भी गलत कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है, 2019, 20, 21, 22। ठीक है, तो मैं आंसर बता रहा हूं डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2022। ठीक है, पिछले साल। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, परिचालक कंडक्टर के प्रमुख कार्यों में क्या शामिल है। ठीक है, जो कंडक्टर होता है उसके कार्यों में जो प्रमुख कार्य हैं, क्या चीजें शामिल हैं। ऑप्शंस क्या हैं, बस की सफाई और उससे संबंधित नियमों को यात्रियों को सूचित करना, बस का निरीक्षण करना, बस को निर्धारित स्थानों पर रुकवाना, या फिर सभी। तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी। ठीक है, तो ये तीनों काम उसके प्रमुख कार्यों में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन से संबंधित है। अगर आप व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखते हो तो हो सकता है कि ये रोग आपको लग जाए। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, कर्बी, रिकेट्स, माइग्रेन, या फिर अंकुश कृमि रोग, या फिर हुकवर्म कहते हैं उसे। चलिए क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये भी आ जाएगा आपको। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हुकवर्म। ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं, अगर आप जैसे जानवर रखते हैं या फिर जो पेट्स रखते हैं, आपने रखे होंगे, तो अगर आप अच्छे से सफाई नहीं रखते हो तो वहां से ये जो हुकवर्म है ये आपके शरीर में जा सकता है और आपको बीमार कर सकता है। ठीक है, तो ये पर्सनल हाइजीन या फिर व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आता है चीजें। ठीक है, अगर आप रखते हो पर्सनल हाइजीन तो इन बीमारियों से आप बच सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये बताइए क्या है, यह चिन्ह क्या दर्शाता है। ये जो साइन है ये क्या शो कर रहा है। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, छात्रों को प्रतिबंधित किया गया है, दूसरा ऑप्शन क्या है, पैदल चलने वालों को अनुमति है, तीसरा ऑप्शन क्या है, पैदल चलने वालों को रोक है, या फिर उनके ऊपर रोक है, या फिर जेब्रा क्रॉसिंग बता रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगा रहा है तो वो तो भाई छोड़ ही दो आप। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो कोई बंदा पैदल चल रहा है और इस तरीके का निशान बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि पैदल चलने वालों पर रोक लगाई गई है, मतलब कि आप यहां पर पैदल नहीं चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, भाषा के कंडक्टर शब्द का क्या अर्थ होता है। कंडक्टर नहीं, कंडक्ट लिखा हुआ है, ये ध्यान से पढ़ना है, कंडक्ट है ना कि कंडक्टर है। तो कंडक्ट का मतलब क्या होता है, जो कंडक्टर होता है उसमें जो कंडक्ट लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। ऑप्शंस क्या है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से व्यवहार, एक व्यक्ति जो बस की देखभाल करता है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को टिकट देना, या फिर एक व्यक्ति द्वारा किसी को यात्रा करवाना, ये मतलब होता है कंडक्ट का। तो बताइए क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से व्यवहार। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कंडक्टर। और जो कंडक्टर शब्द बन जाता है ना, वो आपका ऐसा हो जाता है कि उसमें ये जो कंडक्टर की व्यवहार कैसा होगा वो उसी में आती है ये चीज। ठीक है, कहते हैं ना कि कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो ये वही चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो क्या चीज करना जरूरी है। ऑप्शंस क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता, उचित खुराक, टीकाकरण, या फिर उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अब देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। मैक्सिमम टाइम्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उसके नीचे लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
स्वच्छता होनी चाहिए। उचित खुराक का मतलब अगर आप बीमार पड़ रहे हो या फिर थोड़ा सा वीकनेस हो रही है तो आप अच्छे से दवाई खा रहे हो। और टीकाकरण भी आपको पता है, मतलब कि वैक्सीन वगैरह लगाते रहते हो, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी ताकि आप बीमार ना पड़ो। तो ये आपका व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आती हैं चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग का। तो रीजनिंग आपको करवाएंगे विशाल सर। चलिए तो अभी हम करेंगे रीजनिंग पार्ट। ठीक है, तो आई होप जो अभी आपको आशीष सर ने करवाया और आप उनको अच्छे तरीके से सोल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि टाइम कम बचा है। ठीक है, और हमारे जो सीरीज है हिम परिवहन सीरीज, वो आज 22 जो मॉक टेस्ट नंबर है वहां तक पहुंच गई है। ठीक है, और हमारा आपसे वादा ये है कि 9 दिसंबर तक हमने आपके साथ में जुड़े रहना है हिम परिवहन सीरीज के साथ। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राम और श्याम विपरीत दिशा। ठीक है, तो ये आपका एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको आपने करके बताना है। तो राम और श्याम विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो ये एक पॉइंट है जहां से ये दोनों विपरीत दिशा की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, राम जो है वो यहाँ पे 6 किलोमीटर चलता है, राम 6 किलोमीटर चलता है, और यहाँ पर जो श्याम है वो 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, श्याम 8 किलोमीटर यहां से चलता है। फिर जो राम है वो दाएं मुड़ता है, राम ने दाएं मुड़ा और ये चला 8 किलोमीटर। ठीक है, मैंने माना 8 किलोमीटर यहां तक है और राम अभी यहां तक पहुंच गया है। और जो श्याम है वो बाएं तरफ मुड़ता है, तो बायां इसका इस तरफ हो गया और ये चलता है कुल 6 किलोमीटर। ठीक है, मैं मानता हूं कि 6 इसका यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो 6 जो है वो इसका यहां तक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक जो है वो शाम पहुंच जाता है। अच्छा, उसके बाद यहां पे बोला गया है कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इनको यहां पे एक क्या बना दूंगा, एक हाइपोटेन्यूज बना दूंगा। क्या बना दूंगा? एक हाइपोटेन्यूज बना दूंगा, यहां से भी बना दूंगा। अब यहां पर आप देखिए कि मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है, एक तरफ 8 है, एक तरफ 6 है। ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 8 है। यहां पर भी देखो, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 8 है। ठीक है, तो यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। मुझे पता है कि अगर मैंने हाइपोटेन्यूज निकालना है तो मुझे बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना पड़ेगा और यहां पर अंडर रूट करना पड़ेगा। तो बेस आप इसका ले लो या फिर इसका ले लो, एक ही बात है। इसका जब हम लेंगे तो 6 है ना, 6 आपके पास है, तो 6 6 का 36। यहां पर परपेंडिकुलर कितना है? 8 है, तो 8 8 का 64, दोनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट हमारे यहां पर 100 आ जाएगा, जो कि इज इक्वल टू 10 के बराबर होता है। अब हम सेम एज इट इज यहां पर भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहां पर बेस कितना है? 8 है, तो बेस मेरा यहां पर 8 है, तो मैं अभी इसको यहां पर 8 कर लूंगा। देखना यहां पे अच्छे से, ठीक है। तो बेस मेरा 8 है और 8 8 का 64 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है? 6 है, तो 6 6 36 हो जाएगा। तो प्लस करने पर यहां पर भी मेरा 100 बनेगा, यानी कि 10 मेरा आ जाएगा। तो दोनों तरफ जो है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 10 किलोमीटर यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रकार से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 92। एक दिन सुबह 7 बजे नरेश सूर्य की ओर पीठ करके चलने लगा। तो सूर्य की ओर पीठ यानी कि इस तरफ ईस्ट है और यहां पे सूरज निकलता है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। यानी कि अगर इसकी पीठ इस तरफ है तो इसका मुंह इस तरफ होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने सूर्य की तरफ पीठ करी और चलने लगा। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो फिर वह बाईं ओर मुड़ने लगा और सीधा चल पड़ा। तो फिर वो दाईं ओर मुड़ा, फिर वो दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, और फिर वो सीधा चला, फिर वो फाइनली एट लास्ट बाईं ओर मुड़ा, तो ये उसका बायां हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे लिखा गया है कि अब उसका मुंह जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो इसका मुंह जो है अब नीचे वाले डायरेक्शन में है, यानी कि साउथ साइड पे है। यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर डी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ उसका फेस है। क्लियर है? चलिए, तो ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास 93 क्वेश्चन। तो ये देखिए, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि ऑर्चिड को हम डेजी कहेंगे, डेजी को हम लोटस कहेंगे, लोटस को हम यहां पर जैस्मिन कहेंगे और जैस्मिन को हम यहां पर टुलिप कहेंगे। अब आपने मुझे बताना है कि जो हमारा नेशनल फ्लावर है उसको हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि हमारा जो नेशनल फ्लावर है
वो क्या है, वो लोटस है। तो यहां पर लोटस को क्या कहा गया है, तो यहां पर लोटस को जैस्मीन कहा गया है। तो इस प्रकार से जैस्मीन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आपके पास, कंप्लीट द सीरीज। आपने इस सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है, यानी कि आपने बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। करके देखिए इसको, मैं यहां पे करके देखता हूं, ठीक है। करो इसको। तो क्या लिखा हो, 132 156 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 40 के लिए 8 बचे, फिर 16 बच गए, ठीक है। तो 8 6 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, यानी कि 24। 24 का डिफरेंस है। यहां पर देखें कितना डिफरेंस है, 4 60 70 80 और 82, ठीक है। 26 का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 8 आ जाएंगे और वहां पर 20 आ जाएंगे, तो यहाँ पे 28 का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर 24 है, 26 है, 28 है, यहाँ पर 30 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 2 प्लस हो रहा है, कितना, 2 2 का प्लस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जो डिफरेंस होगा वो 32 होगा। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए मैं 240 को 32 से प्लस कर दूंगा, तो 2 5 6 7 और 2, तो 272 मेरा यहां पर बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां पर बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट के पास क्वेश्चन नंबर 95, तो ये भी सेम एज इट इज सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। करके देखिए, आपको बताना है कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। सेम वही करिए, यहां पर कोमा लगा हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग संख्याएं हैं। चलो अब करके बताओ इसको, ठीक है। सेम एज इट इज आपको गैप मेथड से यानी कि डिफरेंस मेथड से आपने इसको सोल्व करना है। चलिए करके देखते हैं। 186 से अगर हम माइनस करेंगे तो यहां पर 4 बच गए और वहां पे हमारे बच गए कितने, 20 बच गए, तो 24 यहां पर डिफरेंस आ जाएगा। आगे कितना डिफरेंस है, आगे जो डिफरेंस है यहां से लेके यहां तक वो कितना है, 50, यानी कि 48 यहां पर डिफरेंस है, ठीक है। आगे कितना डिफरेंस है, आगे अगर हम यहां से देखें तो 58 60 70 80, ठीक है। तो 22 24 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। 24 का डिफरेंस है। अब आगे देखेंगे यहां से लेके यहां तक, अब देखो 24 48 24, यहां पर भी आपका 48 का ही डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, 24 48 24 48, यहां पर 24 बना 48 बना 24 बना, यानी कि नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो 48 का होगा। तो मैं अगली संख्या निकालने के लिए 282 में 48 प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो कितना बना, 8 से 0 8 4 12 13 और यहां पर 330 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और आई होप आपका भी यहां पर जो आंसर है वो निकल रहा होगा, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन ये है कि अब कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से इसको। लिखा हुआ है कि ये जो लिखा हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो मैं मेडिसिन को कैसे लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसी का रेफरेंस लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने इसका निकालना है कि इसका हम डिकोडिंग कैसे करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं तो जो पहला है वो लास्ट में जा रहा है और जो लास्ट में है वो आपका पहले जा रहा है, यानी कि ये रिप्लेस हो रहे हैं। यानी कि एम जो है वो मेरा लास्ट में चला जाएगा और स्टार्टिंग में मेरा ई आ जाएगा, ठीक है। ई और एम, तो ई और एम ये गलत है, ई एम सही है, ई एम सही है, यानी कि ऑप्शन में बी और डी में से कोई एक होगा। क्लियर है? अच्छा, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, ओ लिखा हुआ है, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, तो ये यहां पे लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर ई लिखा हुआ है ना, ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो वो मैं यहां पे लिखूंगा, यानी कि लास्ट में एफ एम बनना चाहिए। यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है। अच्छा, अब आगे देखेंगे, एम लिखा हुआ है तो एम का यहां पर एन लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर डी लिखा हुआ है ना, तो ए बी सी डी, डी के बाद ई आता है, तो यहां पर मेरा ई बनना चाहिए, यानी कि ई एफ एम आना चाहिए। तो ई एफ एम, लेकिन यहां पर जे एफ एम लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है?
तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप के पास। हाँ, तो ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि राहुल ने आनंद से कहा, राहुल ने आनंद से कहा, कल मैंने अपनी दादी की बेटी के, कि कल मैंने अपनी दादी, ये मेरी दादी है, कल मैंने अपनी दादी की बेटी, दादी की जो बेटी हुई वो मेरी बुआ हुई, ठीक है। दादी की बेटी के इकलौते भाई, इकलौता भाई कौन हुआ? अगर मेरी दादी का एक लड़का है और एक लड़की है, तो मेरी दादी का इकलौता पुत्र मेरे डैडी जी हुए। कौन हुए? मेरे पापा हुए, ठीक है। तो इकलौते भाई को हरा दिया, यानी कि वो मैंने हराया, यानी कि मैंने किसको हराया? मैंने अपने पिताजी को हराया। तो क्या हो जाएगा? राहुल ने किसे हराया? तो अपने पिताजी को हराया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्टेप के पास, यदि सिलेंडर को, ठीक है, इसमें लिखा हुआ कि यदि सिलेंडर के शब्दों के अक्षरों को वर्णानुक्रम यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, यानी कि सॉरी ए से लेके जेड के अकॉर्डिंग अगर आप इसको व्यवस्थित करते हैं, तो कौन सा अक्षर, शब्द का अक्षर पहला से सबसे दूर होगा, यानी कि अंतिम कौन सा होगा, अंतिम लास्ट में कौन सा होगा, ये बोला हुआ है, ठीक है। देखो आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। पहले क्या लिखा हुआ है, इसको ए से लेके जेड कन्वर्ट करने के बाद आपको शब्द के पहले अक्षर, शब्द के पहले अक्षर से सबसे दूर कौन होगा, तो पहले अक्षर के सबसे दूर तो लास्ट वाला ही होगा। तो आपको लास्ट वाला क्या देखना है? अल्फाबेट देखना है। पहले इसको आप थोड़ा चेंज तो करो इसको, ठीक है। क्या करेंगे? सी सी लिखा हुआ है, अच्छा तो ए बी सी, सी से हम स्टार्ट करेंगे, सी दो बार है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ए बी सी, डी मेरा यहां पे लिखा हुआ है, डी, फिर ई लिखा हुआ है, ई, फिर एफ, जी, एच, आई, आई ये लिखा हुआ है, आई हो गया, जे यहां पे नहीं है, के नहीं है, एल है, जे एल है, ठीक है, एम नहीं है, एन भी है, एन ओ पी क्यू आर भी है, ठीक है, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई भी है। यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लास्ट में कौन है? वाई है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको वैसे भी कर सकते थे कि लास्ट में आपको पता ही है कि वाई आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जेड होता तो हम जेड कर लेते, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप के पास कि यदि एक निश्चित कोड में 95789 को अगर हम ये लिखते हैं और 2436 को अगर हम ये लिखते हैं, तो आपने बताना है कि 24539 को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो 24539, तो 2 को यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2 मेरा यहां है, 2 को लिखा हुआ ए, यानी कि यहां पर मैं ए लिखूंगा। अब 4 लिखा हुआ है, तो 4 को मैं क्या लिखूंगा? 4 को मैं लिखूंगा एल, तो यहां पर मैं एल लिखूंगा। 5 को मैं क्या लिखूंगा? तो 5 मैं यहां से उठा सकता हूं, 5 को यहां पे जी लिखा हुआ है, मैं जी लिखूंगा, ठीक है। तो ए एल जी, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। आगे देखो 3 को मैं क्या लिखूंगा? तो 3 को मैं यहां पर यू लिखूंगा, ठीक है। तो ए एल जी यू, ए एल जी यू, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ है कि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था। देखो आपके एग्जाम में कैलेंडर से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैलेंडर की प्रैक्टिस तो आपको करके जानी। मैं यहां पर कुछ टॉपिक लिख देता हूं, जैसे कि कैलेंडर का टॉपिक हो गया, ठीक है, कैलेंडर का हो गया। अच्छा उसके बाद ब्लड रिलेशन का हो गया, ब्लड रिलेशन का हो गया। उसके बाद डायरेक्शन का हो गया, ठीक है। डायरेक्शन के बाद अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, ठीक है। इसी के साथ में नंबर सीरीज भी हो गई, नंबर सीरीज भी हो गई, ठीक है। देन इसके बाद और क्या हो सकता है? कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो
तो यहां से क्वेश्चन आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, मैक्सिमम 8 या फिर 10 रह सकते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपने पक्का कर लेना है, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, चलो बताइए अभी क्या लिखा हुआ है कि 8 फरवरी को, 8 फेब 2005 को अगर मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था, तो आपने बताना है कि 8 फरवरी 2004 को कौन सा बार हो जाएगा। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सिंपल ईयर पूरा आगे जाएं, मान लो कि ये 2005 लिखा हुआ है, 2006 लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ 8 फरवरी, तो 8 फेब 2005, 8 फेब 2006। तो जब अगर 8 फेब 2005 को अगर यहां पर मंगलवार है, तो 8 फेब 2006 को इसका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि बुधवार हो जाएगा। लेकिन अगर आप लीप ईयर की तरफ जा रहे हैं, मान लो कि यहां पर अगर 2000, मान लो कि अगर यहां पर 2007 होता, यहां पर 2008 होता। ठीक है, तो यहां पर आपके दो बढ़ने थे, दो यानी कि अगर मंगलवार है तो यहां पर वीरवार हो जाएगा। लेकिन वैसे ही यहां पर भी है, यहां पर अब आप जा रहे हो पीछे। ठीक है, और जब आप पीछे जा रहे हो तो इसमें आपका 29 फरवरी भी इंक्लूड हो रहा है, यानी कि यहां पर भी आपको दो पीछे जाना पड़ेगा। तो मंगलवार है, सोमवार यानी कि रविवार आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। क्लियर है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। बाकी कैलेंडर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, और हम बिलीव करते हैं कि हम एमसीक्यू वाइज चीजों को कम करवाते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको हम करवाते हैं। पहले मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि अभी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर होगा, फॉरेस्ट गार्ड का भी होगा और जेल वार्डन का भी होगा। इसकी तैयारी भी ग्रेड अप स्टडी यूट्यूब पे करवाएगा। ठीक है, हमारे जो अकेडमी से क्लासेस चलती हैं, जो हमारे साथ स्टूडेंट पढ़ते हैं पेड में, वो तो है ही है। ठीक है, उनके लिए सर्विस ज्यादा है, लेकिन हम आपको भी नहीं बोलेंगे, आपके लिए भी हम यूट्यूब पर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और बाकी हमारा कंटेंट कैसा है मुझे खुद बोलने की नीड नहीं है, ये हमारी क्लासेस बोलती हैं, ये हमारी जो सेशंस हैं ये कहते हैं। क्लियर है, चलिए बाकी मैं आईआरटीसी वालों से कह देता हूं कि 1 दिसंबर 2023 को आपका एक फुल मॉक टेस्ट होगा, आपका एक फुल मॉक टेस्ट होगा। रेडी रहना, जो कि एग्जाम से पहले आपका होने वाला है, यानी कि लगभग 10 दिन पहले आपका पेपर वो होने वाला है। ठीक है, तो वहां पर आपका पता लग जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी कितनी है, और आपका जो कंपटीशन है वो ऑल ओवर हिमाचल के सभी स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है। तो आप वहां पर कंपेयर कर सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूं और कितना ऊपर जा चुका हूं। क्लियर है, तो ये एक छोटी सी अपडेट है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। क्लियर है, बाकी जैसे कि आपको आशीष सर ने पहले भी बताया था कि हमारी जो बुक है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अभी ये है कि भाई अब हम इसको ना 1 दिसंबर को क्लोज कर देंगे, जो हार्ड बुकलेट है 1 दिसंबर को हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि फिर कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं पहुंचने के लिए। तो कोशिश करो कि अभी 2-3 दिन में आप इसको ऑर्डर करवा लो, नहीं तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। पीडीएफ भी आप हमारी एप्लीकेशन में जाकर ग्रेड अप स्टडी लाइब्रेरी के अंदर जाके ई बुक्स के अंदर जाके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि जो अगर आपने हार्ड बुकलेट लेनी है तो 2-3 दिन में ले लो, क्योंकि फिर बाद में थोड़े सी टाइम भी ज्यादा लग जाता है कई ना कई बार। ठीक है, वैसे तो हम स्पीड पोस्ट से यहाँ पे आपको भेजते हैं, लेकिन फिर भी बाय चांस टाइम ज्यादा लग जाएगा, और ऊपर से पढ़नी भी है ये। ठीक है, बेशक कंटेंट हमारा थोड़ा है, क्योंकि थोड़ा का मतलब ये नहीं है कि आप इतनी बुक मोटी बुक पढ़ के जाओगे तभी होगा, सही पढ़ के जाओगे तब जाके होगा। ठीक है, ये सेम चीजें आपके ड्राइवर के पेपर में भी आती हैं, लेकिन कंडक्टर वाला थोड़ा अलग है। पढ़ने के तो ये मार्केट में काफी सारी बुक्स अवेलेबल है, पढ़ लो जाके, इतनी इतनी बड़ी बड़ी मोटी बुक है, पढ़ लो उसको। हमारे बुक में क्या है पता आपको लग जाएगा कब, 10 दिसंबर। ठीक है, चलिए, तो फिर बाकी तो कुछ नहीं है, ये बुक्स आप ले सकते हैं, नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। नंबर हमारा है 9459253527। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कॉल करके बुक के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि आपने परचेज कैसे करनी है। क्लियर है, चलिए ठीक है। बाकी आपको अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आपने हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर फॉलो करना है।
बाकी आपको पता है कि 1 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। फुल मॉक टेस्ट ग्रेड अप स्टडी यहाँ पर ऑर्गेनाइज आपके लिए करवा रहा है। तो जो फ्यूचर की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सभी में मिल जाएगी। तो आपने फॉलो करके इसको रखना है। क्लियर है? चलिए मिलेंगे फिर हम कल नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।